नमस्कार साथियों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एस वाई स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नागरिकता के बारे में। ठीक है, तो नागरिकता के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, जो हमारा संविधान है, ठीक है, उसके भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का विवरण दिया गया है। ठीक है, फिर हम आगे बात करेंगे। तो भारतीय संविधान नागरिकों को एकल यानी इकहरी नागरिकता प्रदान करती है। ठीक है, यह नागरिकता से संबंधित हो गया। अब हम मौलिक अधिकार के बारे में बात करेंगे। तो मौलिक अधिकार के बारे में हम देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा। हम मौलिक अधिकार को आपको कई भागों में बताने वाले हैं। तो यह हमारा पहला भाग है, यानी पार्ट 1 है। ठीक है, इसमें हम आपको बताएंगे जो हमारा मौलिक अधिकार है। इसमें आपको देखिए क्या मिलता है कि संविधान के भाग 3 में, ठीक है, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक, ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का विवरण आपको इसमें मिलेगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे तो जो यह मौलिक अधिकार है, इन्हें भारत का अधिकार पत्र भी कहा जाता है। ठीक है, इसे भारत का अधिकार पत्र भी कहा जाता है। जो हमारा संविधान है उसमें मूलतः 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है, जब 44वें संविधान संशोधन जब किया गया तो उसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को, ठीक है, जब 44वां संविधान संशोधन किया गया तब संपत्ति के मूल अधिकार थे उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, वर्तमान में आपको 6 मौलिक अधिकार मिलते हैं। ठीक है, आपको वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार मिलते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे देखेंगे। तो जो सबसे पहला हमारा है वह है समानता का अधिकार। ठीक है, जो हमारा पहला है वह है समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। ठीक है, इसके अंतर्गत देखिए आपको क्या मिल जाते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत आपको क्या मिलते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अनुच्छेद 14 को देखते हैं। ठीक है, इसमें देखिए मिलते हैं विधि के समक्ष समानता, यानी विधि के समक्ष समानता। तो इसके अंतर्गत आपको क्या मिलेगा, इसके अंतर्गत यानी जो हमारा अनुच्छेद 14 है विधि के समक्ष समानता, इसमें आपको मिल जाएगा कि देखिए ये होता क्या है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ठीक है, जो राज्य है वह भारत के राज्य क्षेत्र में, ठीक है, जो हमारा राज्य है वह भारत के राज्य क्षेत्र में, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को यानी कोई भी व्यक्ति हो को विधि के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण से उसे अलग नहीं कर सकता है। ठीक है, अब हम अनुच्छेद 15 को देखेंगे। तो यह है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध। ठीक है, जो हमारा अनुच्छेद 15 है इसमें धर्म मिलता है, मूल वंश मिलता है, जाति और लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध, इसके बारे में आपको अधिकार दिया गया है। तो इसके अंतर्गत आपको देखिए क्या मिल जाते हैं कि जो हमारा राज्य है वह किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। जो हमारा अनुच्छेद 15 है वह कहता है कि राज्य राज्य किसी भी नागरिक को, ठीक है, जो राज्य है वह किसी भी नागरिक के विरुद्ध धर्म हो या मूल वंश हो, जाति हो, लिंग हो या जन्म स्थान हो, ठीक है, इस पे कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, अब अनुच्छेद 16 में आपको देखिए क्या मिलता है। अनुच्छेद 16 में आपको मिलेगा लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 में आपको दिया जाता है कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर, यानी राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन अथवा नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। अनुच्छेद 16 कहता है कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन अथवा नियुक्ति से संबंधित विषयों पर सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। ठीक है,
अनुच्छेद 16 के बारे में देखते हैं, सॉरी 17 के बारे में। तो अनुच्छेद 17 देखिए आपको क्या अधिकार देता है कि अस्पृश्यता का अंत, यानी ये छुआछूत का अंत इसमें किया जाता है। तो इसमें देखिए आपको अनुच्छेद 17 आपको क्या दे देता है कि यह देता है कि अस्पृश्यता का किसी भी रूप में आचरण करना विधि के अनुसार दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। ठीक है, जो भी अस्पृश्यता का करता है तो उसको दंडनीय अपराध दिया जाएगा। यह अनुच्छेद 17 में घोषित किया गया है। अब हम आपसे बात करेंगे अगले में। ठीक है, ठीक है। अब अनुच्छेद 18 के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अनुच्छेद 18 आपको क्या देता है कि उपाधियों का अंत, यानी अनुच्छेद 18 में जो उपाधियां दी जाती थी उसका अंत किया गया है। ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए आपको क्या मिलता है कि सेना अथवा, ठीक है, विद्या संबंधी सम्मान के अतिरिक्त कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। ठीक है, भारत का कोई भी नागरिक, ठीक है, भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य द्वारा प्रदान की गई उपाधि भारतीय राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही स्वीकार करेगा। तो देखिए आपको जो अनुच्छेद 18 है वो आपको क्या देता है, ठीक है, यह आपको यह देता है कि जो सेना अथवा विद्या, ठीक है, संबंधी सम्मान के अतिरिक्त, यानी जो सेना संबंधित, यानी जो हमारे वीर सैनिक होते हैं, ठीक है, उससे और जो पढ़ाई से रिलेटेड होता है, ठीक है, इसके अतिरिक्त कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। ठीक है, इसके अतिरिक्त आपको कोई भी उपाधि राज्य के द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। ठीक है, और आपको देखिए क्या कहा जाता है इसमें कि भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य द्वारा प्रदान की गई उपाधि, ठीक है, किसी विदेशी मतलब कोई भी विदेश का व्यक्ति यदि भारत के किसी भी नागरिक को कोई उपाधि देता है तो उसके लिए आपको राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही स्वीकार करेगा। जो वह व्यक्ति होगा वह बिना भारत के राष्ट्रपति के अनुमति के बिना वह उसे स्वीकार नहीं कर सकता। अनुच्छेद 18 यह कहता है विद्या और सेना की उपाधि के अलावा आपको कोई भी उपाधि राष्ट्रपति से पूछकर ही विदेश से लेनी होगी। ठीक है, और जो हमारा भारत राज्य है वह केवल आपको सेना और विद्या संबंधी ही उपाधि प्रदान करता है। ठीक है, अब हम अनुच्छेद 19 के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अब दूसरा हमारा आता है जो है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो स्वतंत्रता के अधिकार में आपको क्या प्राप्त होगा इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए स्वतंत्रता का जो अधिकार है वह अनुच्छेद 19 से 22 तक है। ठीक है, तो अनुच्छेद 19 को हम देखते हैं। तो वाक स्वतंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण वर्तमान में अनुच्छेद 19(1) के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रता के अधिकार प्राप्त हैं। यानी जो हमारा अनुच्छेद 19 है उसमें 1 के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। ठीक है, अधिकार दिया गया है। तो हम 19(1) क देखेंगे। ठीक है, 19(1) का क देखेंगे। तो इसमें देखिए क्या मिलता है, आपको दिया गया है कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद, ठीक है, 19 ख में आपको दिया गया है शांतिपूर्ण बिना हथियारों के सम्मेलन की स्वतंत्रता। आप इससे समझ रहे हैं ना, जो शांतिपूर्ण मतलब आप कोई भी सम्मेलन कर सकते हैं बिना हथियार के। ठीक है, इसकी स्वतंत्रता आपको दी गई है 19 ख में। अब 19(1) ग में देखेंगे तो संघ या समिति बनाने की स्वतंत्रता। जो हमारा संविधान आपको अनुच्छेद 19(1) ग में आपको देता है कि संघ या समिति आप बनाने की आपको स्वतंत्रता है। और आपको 19(1) घ आपको देता है कि भारत के राज्य क्षेत्रों में बिना बाधा के घूमने की स्वतंत्रता आपको अनुच्छेद 19(1) घ देता है। ठीक है, आप भारत के किसी भी राज्य में राज्य के क्षेत्र में बिना बाधा के आप भ्रमण कर सकते हैं।
अब हम देखेंगे अनुच्छेद 19(1) अंगा के बारे में देखते हैं। तो इसमें आपको मिलता है कि भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने, बस जाने की स्वतंत्रता आपको अनुच्छेद 19 अंगा देता है कि आप भारत के किसी भी राज्य के क्षेत्र में किसी भी भाग में निवास कर सकते हैं, वहाँ बस जा सकते हैं, ठीक है, बस सकते हैं। अब अनुच्छेद 19(1) देखते हैं। तो आपको इसमें क्या मिलेगा कि जीविका चलाने के लिए आप कोई भी व्यवसाय, उपजीविका, व्यापार करने की आपको स्वतंत्रता प्रदान की गई है। यह है स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। उन अनुच्छेद 20 में आपको क्या आपको दिया गया है कि अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, ठीक है। आपको अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए बिना दोष सिद्ध के बारे में दिया गया है, ठीक है, अनुच्छेद 20 में, ठीक है। तो आप कोई भी अपराध करते हैं तो इसमें आप बिना दोष को सिद्ध करने के लिए ही आपको संरक्षण दिया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 21 में आपको देखिए क्या मिलता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 में आप अपने प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण आपको दिया गया है, ठीक है। अब अनुच्छेद 21 को देखते हैं तो आपको मिलेगा शिक्षा का अधिकार, जो 6 से 14 वर्ष, ठीक है, शिक्षा का अधिकार। सॉरी दोस्तों, हम देखते हैं जो अनुच्छेद 20 है इसमें कुछ और भी इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में हमने नहीं बताया। तो इसमें देखिए आपको हम बताते हैं कि अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, इसमें आपको 3 मिलते हैं, ठीक है। इसमें आपको 3 दिए गए हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले जो हमारा पहला है उसके अंतर्गत आपको क्या दिया जाता है कि किसी व्यक्ति को अपराध के लिए दोषी तभी माना जाएगा जब वह किसी प्रवृत्ति, विधि, ठीक है, उस समय लागू का अतिक्रमण करेगा, ठीक है। अब देखिए हम दूसरा इसमें आपको क्या मिलता है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं दिया जाएगा। जो अनुच्छेद 20 है उसमें आपको यह आपको मिलता है कि जो कोई भी व्यक्ति हो उसे एक बार से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता, ठीक है, एक ही अपराध के लिए। मतलब कोई भी व्यक्ति हो, यदि कोई एक अपराध करता है तो उसे एक बार से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता, ठीक है। तो तीसरे में आपको देखिए इसमें क्या मिलता है कि किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ठीक है। जो हमारा अनुच्छेद 20 है यह आपको संरक्षण देता है। इसमें 3 है, ठीक है। पहला हमने आपको यह बताया कि किसी व्यक्ति को अपराध के लिए दोषी तभी माना जाएगा, ठीक है, जब वह किसी प्रवृत्ति, विधि, ठीक है, उस समय लागू मतलब जो हमारा प्रवृत्त विधि है का अतिक्रमण करेगा, यानी उसका विरोध करेगा, यानी उसको तोड़ेगा, तब, ठीक है, तभी वह दोषी माना जाएगा। फिर इसमें आपको दूसरा बताया गया कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए बार बार दंडित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। फिर आपको तीसरे के बारे में देखते हैं। तो आपको तीसरे के अंतर्गत यह बताया गया किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, ठीक है, ये आपको दिया गया। अब अनुच्छेद 21 को हम देखते हैं। तो इसमें देखिए आपको क्या मिला कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण आपको इसमें प्रदान किया जाता है। तो इसके अंतर्गत आपको मिल जाता है कि किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, कोई भी व्यक्ति हो, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। फिर अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आपको क्या मिला कि शिक्षा का अधिकार, ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, ठीक है। तो इसमें आपको यह मिल जाता है जो शिक्षा का अधिकार है वह राज्य द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। अनुच्छेद 21 का यह आपको देता है,
ठीक है। अनुच्छेद 22 में आपको मिल जाता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण अनुच्छेद 22 में मिलता है। तो इसके अंतर्गत आपको यह मिल जाता है कि किसी गिरफ्तार व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त है, ठीक है। किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त है कि उसे गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराया जाएगा। यानी यानी उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है तो उसे बताया जाए कि उसने क्या गुनाह किया है, उसके लिए उसको गिरफ्तार किया जा रहा है, ठीक है। फिर दूसरा आपको इसमें मिलता है, मतलब अनुच्छेद 22 में ही, ठीक है। इसमें 3 है। तो पहला हमने आपको बताया। अब दूसरा इसमें यह मिलता है कि उसे 24 घंटे के अंदर, ठीक है, यात्रा के समय को छोड़कर निकटतम दंडाधिकारी यानी मजिस्ट्रेट, ठीक है, के समक्ष पेश किया जाएगा, ठीक है। यह आपको इसमें अधिकार अनुच्छेद 22 में आपको यह अधिकार दिया जाता है कि जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है उसे 24 घंटे के अंदर, ठीक है, यदि आप यात्रा कर रहे हैं तो उसे छोड़कर, ठीक है, 24 घंटे के अंदर जो निकटतम दंडाधिकारी होगा, यानी जो मजिस्ट्रेट होंगे, उसके समक्ष उनको पेश किया जाएगा, ठीक है। अब आपको इसमें तीसरा मिलता है। उसके अंतर्गत तो यह मिलता है कि उसे अपने विधि व्यवसायी, ठीक है, यानी जो वकील है उसे परामर्श करने अथवा बचाव करने का अधिकार होगा, ठीक है। इसके बारे में अब आगे आपको मिलेगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह तीसरा है, ठीक है। यह तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह अनुच्छेद 23 से 24 तक है, ठीक है। अनुच्छेद 23 से 24 तक है। तो अनुच्छेद 23 में क्या है कि अनुच्छेद 23 के तहत मानव के दुर्व्यापार पर बल श्रम को प्रतिबंधित किया गया है, ठीक है, प्रतिबंधित किया गया है। इसके अंतर्गत आपको यह मिलता है, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 24 में आपको यह प्राप्त होता है कि अनुच्छेद 24 में कारखानों, खान अथवा जोखिम वाले कार्यों में 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 24 में आपको यह बताया गया है कि कारखाना हो या खान हो या वह स्थान जहाँ जोखिम भरा कार्य हो, 14 वर्ष के 14 वर्ष से कम जो आयु के वर्ग के बच्चे होंगे उनको वहाँ नहीं ले जा सकते आप। इसके लिए आपको निषेध किया गया है, प्रतिबंधित किया गया है, रोका गया है, ठीक है। अब हम आपसे अपने अगले वीडियो में बात करेंगे जो होगा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से 28 तक है। इसके बारे में हम पार्ट 2 में आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक एवं कमेंट जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।